नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चीन की सरहद पर तनाव जारी है, ये आप जानते हैं। कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। एक तरफ बातचीत का सिलसिला और दूसरी तरफ देश की सीमाओं की रक्षा करने की पूरी तैयारी। आज बड़ी खबर यह मिली कि चीन परेशान हो गया। अमेरिका के बाद अब रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत ने रूस से MiG-29 और सुखोई जैसे एडवांस फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। पुराने MiG-29 फाइटर जेट्स को भी रूस अपग्रेड करेगा। नए फाइटर जेट्स की सप्लाई और पुराने विमानों का अपग्रेडेशन बहुत जल्दी होगा। और ये सरहद पर हमारी तैयारियों का एक ट्रेलर है। खबर का दूसरा पहलू यह है कि मोदी के तेवर देखकर, हमारी सेना की तैयारियों को देखकर भी सरहद पर सैनिक कम करने को राजी हो गया है। इसी वजह से आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का लेह का दौरा रद्द हुआ। इसकी डिटेल्स मेरे पास में, मैं आपको बताऊंगा। एक और बात आपको बता दूं कि चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाने से, टेलीकॉम सेक्टर में, रोड के सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से चीन को चोट तो लगी है। लेकिन ये सब इतना सीधा साधा नहीं है जैसा दिखाई देता है, क्योंकि चीन कब क्या कर देगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, चीन पर यकीन करना मुश्किल है। और चीन की एक नई चाल यह है कि वो अब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन चीन की इस बैकिंग से फुल गियर में है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, कैसे पाकिस्तान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा कर रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कैसे कश्मीर का खून बहा रहे आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में जिस मासूम बच्चे को हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया, जिसकी तस्वीरें कल मैंने आपको दिखाई थी, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। लेकिन पाकिस्तान यह कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे के नाना को आतंकवादियों ने नहीं, बल्कि बच्चे को बचाने वाले सीआरपीएफ के जवानों ने गोली मारी। कश्मीर के इस मासूम की तस्वीर पर पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर प्रोपेगेंडा चल रहा है। एंकर स्टूडियो में बैठकर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। जिस बच्चे को अपनी जान पर खेलकर सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकवादियों की गोलियों से बचाया, पाकिस्तान के बड़े पत्रकार पाकिस्तानी फौज के प्रेशर में उन्हीं देवदूतों को बच्चों के नाना का कातिल बता रहे थे। ये वो पत्रकार हैं जिन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकी कैंप तबाह होने की तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि मरे हुए कौवे नजर आए। जब पूरी दुनिया ने माना कि आतंकियों के अड्डे तबाह हो चुके हैं, कई आतंकी मारे गए, तब इन्हें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नजर नहीं आया, बल्कि जमीन पर 2-3 पेड़ गिरे नजर आए थे। जब आंखों पर प्रोपेगेंडा का चश्मा हो तो सच ना दिखाई देता है, ना सुनाई पड़ता है। ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए हमारा फर्ज है कि पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करें। कल से 3 साल के बच्चे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर फ्लोट की गई। पाकिस्तान ने इस मासूम को भी अपनी नापाक साजिश का शिकार बना डाला, लेकिन पाकिस्तान की साजिश को डिकोड करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर आजम खान ने बताया था कि आतंकियों की गोलीबारी के बीच बच्चा फंस गया था। आतंकियों की गोली से इसके नाना की मौत हुई और बच्चे को बचाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लगाना पड़ा। वहाँ पर हमने देखा कि एक छोटा कम उम्र 2-2.5 साल का बच्चा जो है, 2.5 साल का जो बच्चा है वो बिल्कुल वहाँ पे है, बॉडी के करीब एक सिविलियन की बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। मीनवाइल हमारे 3 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो भी उस वक्त जख्मी पड़े हुए थे उसी लाइन में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग ये था क्योंकि अपोजिट साइड से फायर आ रहा था। तो व्हाट वी डिड कि हमने अपनी जो गाड़ियाँ वो व्यू ब्लॉक करके हमने बीपी गाड़ियाँ लगाकर जो है वो जो उनका व्यू था, जो अपोजिट साइड से मिलिटेंट्स की फायरिंग आ रही थी, उसको ब्लॉक करके हमने पहले ये कोशिश की कि इस बच्चे को किसी तरीके से उठाया जाए और उसको गाड़ी में लाया जाए। हमने उसको लाया उठाकर गाड़ी में, एंड देन हमने उसको कोशिश की कि इसको थोड़ा सा अनस्ट्रेस किया जाए। इंस्पेक्टर आजम खान ने जो कहा उसकी एक एक तस्वीर आज सामने आई। इन्हें फ्रेम बाय फ्रेम समझने की जरूरत है। आजम खान ने कहा था कि बच्चे को बचाने के लिए गाड़ियां लगानी पड़ी। देखिए, पहले सिर्फ छोटी बख्तरबंद गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। इनकी वजह से खतरा बढ़ गया था, क्योंकि 3 जवान पहले ही जख्मी हो चुके थे और बच्चा भी मौजूद था। इसीलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों के जरिए व्यू को ब्लॉक किया गया। आतंकियों की गोलीबारी रोकी गई। रोड ब्लॉक करने के लिए 2 गाड़ी टी शेप में लगाई गई, ब्लू कलर की बुलेट प्रूफ गाड़ी, फिर ग्रीन कलर का मिलिट्री व्हीकल। हम आपको बता दें कि आजिम खान वही शख्स हैं जिन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया था, उसे एनकाउंटर साइट से सही सलामत रेस्क्यू किया था और उनकी यह तस्वीर कल सामने भी आई थी। आजिम खुद मौके पर मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन की फर्स्ट हैंड अकाउंट इंफॉर्मेशन उनके पास है
ऑपरेशन के बारे में इससे ज्यादा ऑथेंटिक बात कोई और नहीं बता सकता। आजम खान ने साफ शब्दों में कहा कि गोलियां दूसरी तरफ से आ रही थी। यह काफी बिजी रोड था, चूंकि बच्चे के नाना श्रीनगर से हंदवाड़ा की तरफ जा रहे थे, इसीलिए वो फायरिंग लाइन में आ गए। आजम खान ने कहा कि इस दौरान जो व्हीकल्स या लोग हंदवाड़ा से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, उन्हें जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इससे साफ है कि फायर ऑपोजिट साइड से आया और उसी फायरिंग में जवान शहीद हुआ, सिविलियन मारा गया। काफ़ी मुश्किल लम्हात थे वो, काफ़ी दिल दहलाने वाले थे, क्योंकि फायर तो वहाँ से अपोजिट साइड से बिल्कुल हो रहा था। ये जितने भी बंदे ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, ये उसी लाइन में हुए हैं, क्योंकि फायर अपोजिट साइड से आ रहा था। जो गाड़ियाँ कपवाड़ा से आ रही थी, बिकॉज इट्स अ मोस्ट बिजी रोड, जो भी गाड़ियाँ कपवाड़ा साइड से आ रही थी उसमें कोई इंजरी कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस साइड से आ रही थी, उसी साइड से फायर भी आ रहा था। अपोजिट साइड से जब CRPF मैन डिप्लाई ही हो रहे थे, नीचे उतर रहे थे, सेम टाइम दे वेर अटैक्ड बाय द मिलिटेंट्स। सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दिस पर्सन आल्सो ही वाज कमिंग फ्रॉम श्रीनगर टू हंदवाड़ा जा रहे थे, तो ये भी उसी जद में आ गए। तो बच्चा जो था ये सारा मतलब इन्हीं के ऊपर हो रहा था, आप ये समझिए। तो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। हमारे वो 3 जवान जो हमारे शहीद हुए, जख्मी हुए बाद में, उनमें से एक शहीद हुआ, उसी लाइन में सेम उसी डायरेक्शन में पड़े हुए थे। फायर अपोजिट से आया है। जो बातें आजिम ने बताई उसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। सुबह 7 बजे के बाद आतंकियों ने CRPF की पेट्रोलिंग पार्टी पर अटैक किया था। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के साथ एडिशनल ट्रूप्स भी मौके पर पहुंचे। पहले जीप आई, लेकिन गोलीबारी तेज थी, इसीलिए जीप ने अपनी पोजीशन पीछे की तरफ ली। फिर बड़ी गाड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान आए। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और हंदवाड़ा साइड से आ रही गोलियों का जवाब देने लगे। इसके बाद आजम खान ने उस बच्चे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नाना को गोली लग चुकी थी और बच्चा डेड बॉडी के पास बैठकर रो रहा था। इस दौरान बच्चे को बचाना था और जो घायल थे उन्हें भी साइड से ले जाना था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। खून से लथपथ डेड बॉडी के सामने अपने उस बेटे 3 साल के मासूम बच्चे को देखा। यकीन मानिए वो काफ़ी मुश्किल और दिल दहलाने वाले लम्हात थे हमारे लिए। बच्चा जो है वो वहाँ पे बैठ के मान लीजिए रो रहा था, उसको नहीं पता था क्या हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड था उस वक़्त वो। तो हमें भी उस वक़्त काफ़ी मतलब हमारे लिए ये भी चैलेंजिंग था, सामने से फायर भी आ रहा है और बच्चे को बचाना भी है। मीनवाइल इंजर्ड जो हमारे बंदे थे, CRPF के जवान जो थे वहाँ पे, उनको वहाँ से लेके जाना, और प्रायोरिटी हमारी थी कि जो बच्चा उस वक्त ही वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट बिकॉज ही वाज नॉट इंजर्ड, उसको उठा के किसी सेफर प्लेस पे पहुँचाना। ये सारी बातें पाकिस्तान के उन लोगों को जवाब है जो मासूम बच्चे की तस्वीरों के जरिए अपना एजेंडा पूरा करने के लिए साजिश कर रहे थे। इन तस्वीरों को पाकिस्तान के लोगों को और वहां के हुक्मरानों को देखना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि उनकी सरकार किस तरह दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बताती है। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि CRPF ने इस बच्चे के नानों को गाड़ी से उतारा और गोली मार दी। फिर हमारे देश में भी कुछ सिरफिरों ने यही लाइन पकड़ ली। आज इस 2.5-3 साल के बच्चे का जो वीडियो जारी किया गया वो तो हद थी। सारे वीडियो देखने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद यह साफ है कि पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, बचाया भी, उसे घर तक पहुंचाया। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे यहां भी कुछ लोगों ने कश्मीर पुलिस के SHO की बात पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर यकीन किया। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा करने वाले, ऐसा कहने वाले लोगों की पहचान मोदी विरोधियों के नाम से है। अब कुछ लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो जाएं कि देश का हित भी भुला दें, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें। मैं तो इतना कहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, बेहतर तरीके से सोचने की ताकत दे। और पाकिस्तान और चीन की मिली भगत कितनी है, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। पिछले दिनों जब कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था, तो आदत के मुताबिक इमरान खान ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। खबरें भी खूब उछाली गई और यूनाइटेड नेशंस में चीन ने इस मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। अमेरिका और जर्मनी ने मजबूती से भारत का साथ दिया और इस सवाल पर चीन जो प्रेस स्टेटमेंट इशू करवाना चाहता था, उसे अमेरिका और जर्मनी ने डिले करवाया। इस पर चीन ने शोर भी बहुत मचाया। एक बार फिर से कंफर्म हो गया कि चीन आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान को न रोकना चाहता है, न टोकना चाहता है। वो तो बस पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है।
चीन सिर्फ पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज और पाकिस्तानी मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब चीन पाकिस्तानी फौज के अड्डों का, वहां के एयर बेसिस का भी इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की खबरों से पाकिस्तानी अवाम नाराज हैं और पाकिस्तान की फौज इस हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी फौज के इस ट्वीट को बेहद गौर से देखिए। इस ट्वीट में पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि ना ही गिलगित बाल्टिस्तान में फौज भेजी है और ना ही चीन स्कार्दू बेस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फौज का झूठ पाकिस्तान के ही चैनलों ने एक्सपोज कर दिया। खुद पाकिस्तान के मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा है कि चीन के लिए पाकिस्तान पूरी तरह बिक चुका है। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने फौज डिप्लॉय कर दी। स्कार्दू बेस का इस्तेमाल करने के लिए चीन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। असल में चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को टू फ्रंट वॉर में उलझाना चाहता है। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने पीओके में पाकिस्तान आर्मी को एक्टिव होने को कहा है। गिलगित में पाकिस्तान आर्मी की 2 डिवीजन तैनात हो चुकी हैं। इसमें 18,000 से 20,000 तक जवान मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने F-17 को स्कार्दू बेस की निगरानी के लिए तैनात कर दिया है। पाकिस्तान के कादरी एयरबेस से भी निगरानी की जा रही है। इस एयरबेस को चीन अपने लड़ाकू विमान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान जितना छिपा ले, लेकिन सच बाहर आ ही गया। सिर्फ पाकिस्तान के टीवी चैनल नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट भी खुलेआम कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को मिलकर ही भारत का मुकाबला करना चाहिए। भारत के खिलाफ टू फ्रंट क्राइसिस खड़ा करने का मुकम्मल वक्त है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान चाहे जितना छिपा ले, लेकिन उसकी पोल अब दुनिया के सामने खुल चुकी है। हालांकि पाकिस्तान ये बात माने या नहीं, ये उसका अंदरूनी मामला है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है तो हमारी सेना LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर तीनों फ्रंट पर तैयार है, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अब एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के कब्जे में है, एक तरह से कैद में है, क्योंकि चीन से पाकिस्तान इतना लोन ले चुका है उसका ब्याज भी नहीं चुका पाएगा। इसलिए अब चीन जो कहेगा पाकिस्तान को वैसा करना पड़ेगा, पूरी डिपेंडेंस है। अब तक पाकिस्तान की सरकार चीन के इशारे पर नाचती थी, अब पाकिस्तानी फौज भी चीन के जनरल से हुक्म ले रही है और उसकी तामील कर रही है। स्कार्दू एयरबेस हो या कराची का नेवल बेस हो, हर जगह अब चीनी बैठे हैं। हालांकि चीन अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तानी फौज तो उसके किसी काम की नहीं है, बस पाकिस्तान के एयर बेसेस का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौजियों के साथ चाइनीज सैनिकों को सर पर खड़ा करके माहौल बना सकता है, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं होगा। सरहद पर हमारी फौज की अलर्टनेस से चीन भी हकीकत को समझ रहा है। उसने सरहद पर टेंशन को कम करने की पहल की है, अपनी फौज को पीछे ले जाने का वादा किया है। धीरे धीरे चाइनीज फौज अपने तंबू उखाड़ेगी, अपने टेंट हटाएगी। आज राजनाथ सिंह लेह और लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन अचानक डिफेंस मिनिस्टर का दौरा रद्द हुआ। पता यह चला कि भारत अगले 72 घंटे तक देखना चाहता है कि चीन अपने वादे के मुताबिक अपनी फौज को पीछे ले जा रहा है या नहीं। उसके बाद ही सरकार आगे की रणनीति का खुलासा करेगी। हालांकि सरकार ने आज संकेत दिया कि चीन भले ही कितने ही रंग बदले, भारत अब उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। चीन भले शांति की बात करे, पीछे हटने की बात करे, लेकिन भारत अपनी तैयारी पूरी रखेगा। इसीलिए आज रक्षा मंत्रालय ने सुखोई और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी। इसके अलावा लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल में खासतौर पर ट्रेन्ड कमांडोज को तैनात करने का फैसला भी किया गया। और चीन को रूस से मैसेज मिल गया कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के साथ साथ अब रूस भी भारत के साथ है। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ट्राइड एंड ट्रस्टेड दोस्त रूस का रुख किया। मौका भी अच्छा था। आज यह तय हो गया कि व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस के लोगों ने इसका मैंडेट दे दिया है। इस मौके पर मोदी ने बधाई देने के लिए पुतिन को फोन किया। बधाई देने के बाद बात रिश्तों पर हुई, सुरक्षा की जरूरतों पर हुई। मोदी और पुतिन की बात खत्म होने के थोड़ी ही देर बाद बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े डिफेंस एक्विजिशन को मंजूरी दे दी। लद्दाख में चीन से टकराव के बीच भारतीय सेना की ताकत के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि अब एयरफोर्स को रूस से नए फाइटर जेट्स मिलेंगे। रूस से कुल मिलाकर 33 एडवांस फाइटर जेट खरीदे जाएंगे।
इसमें 21 मिग-29 फाइटर जेट होंगे। इसके साथ 12 सुखोई 30 MKI जंगी जहाज भी भारत को मिलेंगे। इसके साथ साथ रूस 59 मिग-29 विमान को अपग्रेड करेगा। नए मिग विमान खरीदने और मौजूदा जहाजों के अपग्रेडेशन का बजट 7,418 करोड़ रुपए है, जबकि 12 सुखोई खरीदने के लिए 10,730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कुल मिलाकर 18,148 करोड़ का बजट है। ऐसे हालात में यह खबर चीन को संदेश देने वाली है। एलएसी पर जो टेंशन चल रहा है, इस टेंशन के दौरान लेह में 2 विमानों को तैनात किया गया है। एक है Su-30 MKI और दूसरा है MiG-29। और ये दोनों विमानों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद ही घातक है और चीन के लिए वो बहुत ही खतरनाक है। आपको समझाते हैं किस तरह से। Su-30 MKI की खासियत क्या है? ये विमान सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है, यानी कि ब्रह्मोस दाग सकता है। दूसरी बात यह है कि MiG-29 हल्का है और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में ये फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर सकता है, दुश्मन पर हमला कर सकता है। लेह की अगर बात करते हैं तो लेह जो बेस है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस तरह की ऊंचाई में जो विमान होते हैं, कोई भी फाइटर विमान अपने फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान नहीं भर सकते हैं। उनको कम करके, यानी कि तेल कम लेकर चलना पड़ेगा, उनके जो हथियार है वो भी कम लेकर चलने पड़ेंगे। लेकिन जब Su-30 और MiG-29 को आप कॉम्बिनेशन के साथ बना देते हैं तो बेहद घातक हो जाते हैं। इन फाइटर जेट्स के अलावा हमारे जहाज मिसाइल से भी लैस होंगे। आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए अलग से 31,130 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नेवी और एयरफोर्स के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम और अस्त्र मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी। इसके डिजाइन और डेवलपमेंट की लागत 20,400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पिनाका मिसाइल सिस्टम से भी मारक क्षमता बढ़ेगी। Su-30 MKI की जो स्पीड है आपको बताते हैं वो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की है टॉप स्पीड। MiG-29 हल्का होने की वजह से और डबल इंजन होने की वजह से, Su-30 में भी डबल इंजन है और MiG-29 में भी डबल इंजन है, लेकिन जो स्पीड है वो ज्यादा है MiG-29 की। वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, टॉप स्पीड है, लेकिन उसकी वजह यह कि वो हल्का है Su-30 से। अब बात करते हैं कि खासियत क्या है। जैसे हमने बताया कि Su-30 MKI दूर से ही निशाना दागने में माहिर है, यानी एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है और साथ ही साथ सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को दाग सकता है। वहीं MiG-29 की खासियत यह है कि MiG-29 फुल कैपेसिटी के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भर सकता है और दुश्मन के इलाके में जाके वो हमला कर सकता है। दूसरी बात यह आती है कि डॉग फाइट अगर हो जाए, यानी कि आसमान में ही विमानों की लड़ाई अगर हो जाए, आमने सामने की लड़ाई, तो ऐसे में MiG-29 इसका माहिर यानी कि उस्ताद माना जाता है। और यही वजह है कि भारत ने यह तय किया है कि लेह में जो अभी तैनात है विमान वो MiG-29 है और Su-30 है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी अटैक करता है चीन के ऊपर तो उनके लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ Su-30 अपने मिसाइल्स के जरिए निशाना दाग सकते हैं दूर से, वहां पर जो दुश्मन के ठिकाने हैं, और इस बीच अगर कोई विमान Su-30 पर हमला करता है तो MiG-29 उनके साथ जो रहेंगे वो उनको वहां पर ढेर कर सकते हैं। हवा से हवा में जो लड़ाई होगी, यानी कि डॉग फाइट जो होगी आसमान में आमने सामने की विमानों की लड़ाई में, वो चीन के विमानों को मार गिरा सकते हैं। हालांकि इस सब के बीच हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया है कि लद्दाख में हमारे जवानों का मूवमेंट बढ़ गया है। सेना ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में माहिर 1000 जवानों को लद्दाख में तैनात किया है, यानी स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडोज लद्दाख में डिप्लॉय हो चुके हैं। इन स्पेशल फोर्स के कमांडोज को गलवान की चोटियों पर, डेप्सांग के प्लेन पर, टांगोंग सो में चांग चेनवो की पहाड़ियों के ऊपर तैनात किया गया है ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब तुरंत दिया जा सके। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज को इस समय लद्दाख के उन इलाकों पे डिप्लॉय किया है जहां पर पहाड़ियां हैं और वो मेन फ्लैश पॉइंट है चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच, ताकि चाइनीज पीएलए के पहाड़ों के डिप्लॉयमेंट को पूरी तरीके से ऑल्टरनेट रूट पर ब्लॉक किया जा सके। स्पेशल फोर्स के इन कमांडोज को 5 मिनट के अंदर अपने दुश्मनों को अनआर्म्ड कॉम्बैट में पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत हासिल है और यही वजह है कि इनको खासतौर पे पेंगोंग सो, गलवान, गोगरा, डेप्सांग और डीबियो के इलाके में तैनात किया है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि स्पेशल फोर्स के कमांडोज फर्स्ट लेयर पर रहेंगे। अगर भारतीय सेना के पेट्रोल को खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाने से चाइनीज पीएलए रोकता है तो बिना हथियारों के चाइनीज पीएलए को सबक सिखाने के लिए स्पेशल फोर्स के कमांडोज अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और उनका साथ पीछे की तरफ घातक कमांडोज जो कि उसी यूनिट के होंगे वो देंगे। भारत की तरफ से यह तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। जानकारी के मुताबिक चीन इस वक्त गलवान वैली में डीएस्केलेट और डिसएंगेज होने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन जब तक वो अपने जवानों को पीछे की तरफ मूव नहीं करता तब तक हमारी सेना भी गलवान वैली और गोगरा हॉट स्प्रिंग के
फ्रिक्शन पॉइंट पर जमी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक सेना 72 घंटे तक चीन की एक्टिविटी पर नजर रखेगी। अगर इस दौरान चीनी सैनिक अपना तंबू और सामान लेकर पीछे हटते हैं तो ठीक, वरना भारतीय सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाले वक्त में चीन की परेशानी बढ़ने ही वाली है। रूस भारत का पुराना साथी है। भारत की सेना के मॉडर्नाइजेशन में रूस के हथियारों का बड़ा रोल है और रूस अच्छे बुरे वक्त में भारत के साथ रहा। आज व्लादिमीर पुतिन ने फिर से इस बात के संकेत दिए कि भले अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कितने ही गहरे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस के साथ भारत के रिश्तों में गर्मी कम हुई है। यह मैसेज चीन के लिए, शी जिनपिंग के लिए चिंता पैदा करने वाला है। रूस चीन का पड़ोसी है। हकीकत है कि चीन के जितने पड़ोसी हैं सब परेशान हैं, और जो परेशान नहीं होते, अगर वो चीन की बातों में आ गए तो वो परेशान भी पड़ जाते हैं। नेपाल के साथ यही हो रहा है। नेपाल की सरकार ने चीन की शय पर भारत के खिलाफ बयानबाजी तो शुरू कर दी, नक्शे को लेकर विवाद तो उठा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा कम्युनिस्ट हैं और चीन के चक्कर में फंस गए। लेकिन चीन ने नेपाल की जमीन पर भी कब्जा किया है। जब इस बात को लेकर नेपाल के लोग सड़क पर उतरे, विरोध शुरू हुआ, तो चीन ने भी नेपाल की सरकार से किनारा कर लिया। अब वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो गई है। सरकार गिरने के डर से, पार्टी टूटे के डर से केपी शर्मा ओली ने पार्लियामेंट का सेशन भंग कर दिया है, लेकिन सरकार बचेगी ये मुश्किल लगता है। नेपाल में ये खाली कुर्सी कभी भी पलट सकती है। सोचिए, जिस व्यक्ति को इस कुर्सी पर बैठकर मीटिंग को लीड करना था, वही मीटिंग में नहीं आया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री कितने घंटों के मेहमान हैं। काठमांडू में चर्चा गर्म है कि केपी शर्मा ओली चीन के हाथों में खेल रहे हैं। चीन ने हवा भरी, तभी ओली ने भारत से पुरानी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। अब उनकी सरकार को बचाने के लिए चाइनीज एम्बेसडर हाउ यांकी सुबह से लेकर रात तक मीटिंग कर रही है। हाउ यांकी कौन है और ओली सरकार में उनका क्या रुतबा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, जो काठमांडू में 3 मेन कैरेक्टर्स में से एक है। भारत का दोस्त बनते बनते वो धोखा दे चुके हैं। चीन के हाथों में नेपाल की जमीन गंवा चुके हैं। ओली पार्टी में भी अकेले पड़ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से जाती दिख रही है। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अध्यक्ष भी हैं, फिर भी वो अपनी ही पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी से बचते फिर रहे हैं। 24 घंटे पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओली अस्पताल में भर्ती हुए थे। सुबह हुई तो अचानक ही वो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने पहुंच गए। ओली के पैतरों को कोई समझ पाता, उससे पहले ही उन्होंने अपने घर पर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। नेपाल के राष्ट्रपति भवन से जारी 4 लाइन की इस चिट्ठी ने काठमांडू का तापमान बढ़ा दिया। कैबिनेट की सिफारिश पर नेपाली संसद का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। नेपाली संसद के इसी बजट सत्र में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में शामिल करने का संविधान संशोधन बिल पास किया गया था। भारत और नेपाल में हमेशा से दोस्ती रही। दोनों देशों के बीच वीजा तक नहीं लगता, पासपोर्ट नहीं लगता। रिश्ता बेटी और रोटी का है। ओली ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर देने की कोशिश की। नेपाल के दूसरे मेन कैरेक्टर हैं पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के पूर्व अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओली और प्रचंड के बीच पिछले 1.5 साल से तनातनी चल रही है। प्रचंड ने खुल्लम खुल्ला ओली का इस्तीफा मांगा, मगर नेपाल के नए नक्शे को पास कराने के मुद्दे पर पार्टी और सांसद दोनों जगह प्रचंड ने ओली को पूरा समर्थन दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि नक्शा बदलने का संविधान संशोधन हो जाने के बाद नेपाल में सियासी तलवारें खिंच गईं? सवाल है कि क्या ओली सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए प्रचंड से मुकाबला कर रहे हैं या फिर पीछे से कोई और उनकी हवा भर रहा है? यहीं पर तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो इनको पहचानना मुश्किल है। रेड ड्रेस में नेपाली म्यूजिक पर डांस कर रही ये चाइनीज लेडी काठमांडू में चीन की एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर माने नेपाल में शी जिनपिंग की दूत। इन्हीं का नाम है हाउ यांकी। काठमांडू में वैसे तो 100 से ज्यादा देशों के दूतावास और उच्चायोग हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली सरकार में
हाउ यांकी का जलवा कुछ ज्यादा ही बुलंद रहता है। हाउ यांकी न सिर्फ नेपाली डांस और कल्चरल प्रोग्रामों में शरीक होती हैं, बल्कि निजी तौर पर उसका प्रचार भी करती हैं। अपने पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल से भी वो नेपाल टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। बेशक ये सब किसी देश के एम्बेसडर के काम नहीं होते। चीन की राजदूत हाउ यांकी ने ही पिछले साल अक्टूबर में शी जिनपिंग का नेपाल का दौरा कराया था। हाउ यांकी ने ही जिनपिंग और ओली की मुलाकात कराई थी। हाउ यांकी ही असल में नेपाल की सियासत की तीसरी कैरेक्टर है। चाइनीज एम्बेसडर ने पिछले महीने ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक ट्यूशन प्रोग्राम करवाया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोगों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग दी थी। चीन की ट्रेनिंग में भारत के साथ दुश्मनी का लेसन भी शामिल होता है। ओली ने भारत के साथ नक्शा विवाद ऐसे वक्त पर उठाया जब लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ गलवान में हिंसक झड़प हो रही थी, दूसरी तरफ नेपाल नक्शा बदल रहा था। जब पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस की चर्चा हो रही थी, तब ओली कोरोना वायरस के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हाउ यांकी के जरिए चीन ने ओली को समझाया कि भारत के खिलाफ बोलते रहेंगे तो नेपाल के लोग उनको गद्दी से हटाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओली की पॉलिटिकल कैलकुलेशन यहीं पर बिगड़ गई। चीन को खुश करने के लिए उन्होंने भारत से दुश्मनी कर ली, साथ ही अपनी पार्टी को भी नाराज कर दिया। और अब तो चीन ने भी ओली से पल्ला झाड़ लिया है। नेपाल शुरू से भारत का दोस्त रहा है, छोटा भाई है। नेपाली गोरखा हमारी सेना की शान है। उनकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नेपाल के लोगों से भारत के लोगों के संबंध बहुत मीठे हैं। मुसीबत के वक्त भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। नेपाल ने भी हर अच्छे बुरे वक्त में भारत का साथ दिया है। नेपाल के लोग हमारे देश में और हमारे लोग नेपाल में बेरोक टोक आते हैं। रोटी बेटी का रिश्ता है। अब तक कभी इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे जैसे आजकल हो गए हैं, और उसकी एक ही वजह है, नेपाल की परिवार के सरकार के मुखिया, वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के चक्कर में फंस गए और ऐसे फंसे कि अपनी पार्टी टूट गई। कुर्सी जाने वाली है और जो इज्जत गई सो गई। जब किसी देश का, किसी समाज का, किसी संप्रदाय का मुखिया इस तरह की गलती करता है तो बदनामी पूरे समाज की होती है। और इसका एक उदाहरण आज गुजरात में मिला। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा 35 सेकंड मैसेज के बाद। इस वक्त देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 18,000 के पास पहुंच गई है। लेकिन न कोरोना रुक रहा है, न हमारी लापरवाही। आज हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद में स्वामीनारायण संप्रदाय की मणिपुर गादी के 11 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संप्रदाय का हेडक्वार्टर सील कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि धर्मस्थल बंद है, भक्तों के आने जाने का सिलसिला बंद है, फिर साधुओं को कोरोना कैसे हुआ? इस सवाल को जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला है। इस संप्रदाय के प्रमुख स्वामी पुरुषोत्तम प्रियदास स्वामी कुछ दिन पहले कोरोना का शिकार हुए थे। इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। गुरुजी के बर्थडे पर हर साल फंक्शन होता है। गुरुजी अपना झूठा लड्डू प्रसाद के तौर पर शिष्यों को देते हैं। ये परंपरा है। इस साल भी यही हुआ। लोगों का कहना है कि कोरोना इसी वजह से फैला। हालांकि संप्रदाय के दूसरे साधुओं का दावा है कि कोरोना का क्या है, किसी को भी हो सकता है। इसका गुरुजी के प्रसाद वितरण से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात का यह वीडियो आज चर्चा में है। इस वीडियो में बड़ी सी कुर्सी में जो संत बैठे हैं, उनका नाम पुरुषोत्तम प्रियदास स्वामी है। लोग इन्हें पीपी स्वामी के नाम से जानते हैं। पीपी स्वामी स्वामीनारायण संप्रदाय की मणिनगर गादी के हेड हैं। दावा यह है कि यह वीडियो पीपी स्वामी के जन्मदिन का है। हर साल इसी तरह उनका जन्मदिन मनाया जाता है और हर साल स्वामी अपने शिष्यों को इसी अंदाज में प्रसाद देते हैं। इस साल भी 28 मई को स्वामी जी के जन्मदिन पर मणिनगर गादी के हेडक्वार्टर मुक्त जीवन स्वामीनारायण सेवाश्रम में कार्यक्रम हुआ। भजन कीर्तन हुआ जिसमें साधु जमकर झूमे। इसके बाद गुरु से उनका जूठा प्रसाद लिया। स्वामी जी दूसरे साधुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दे रहे हैं। पहले स्वामी जी लड्डू अपने मुंह में डालते हैं और फिर एक एक करके बारी बारी साधुओं को अपना जूठा लड्डू दे देते हैं। अब सवाल यह है कि इस वीडियो पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?
असल में अहमदाबाद के स्वामीनारायण संप्रदाय की मणिनगर गादी के प्रमुख पीपी स्वामी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और आश्रम में रहने वाले 10 साधुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 10 दिन के दौरान एक एक कर मुक्त जीवन स्वामीनारायण सेवाश्रम के 10 साधु कोरोना से संक्रमित हो गए। इन 11 साधुओं में से 5 साधु अहमदाबाद में मणिनगर मंदिर के कैंपस में ही रह रहे थे, जबकि 6 साधु दूसरी जगहों से आए थे और यहां रुके हुए थे। 11 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मणिनगर स्वामीनारायण मंदिर जो है, यहाँ पे जहाँ साधुओं का निवास स्थान है मुक्त जीवन स्वामीनारायण सेवाश्रम, करीब 25 लोग यहाँ रहते हैं। इसे कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया और एहतियातन पूरा जो टेम्पल प्रेमाइसेस है उसको बैरिकेड कर दिया गया है और टेम्पल प्रेमाइसेस में बाकायदा सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। इस स्वामीनारायण कल्ट के जो मणिनगर सेक्ट के प्रमुख हैं पीपी स्वामी, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं और अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल 12 दिन पहले एक साधु में कोरोना के लक्षण दिखे थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आश्रम के कई साधुओं ने प्राइवेट लैब में टेस्ट कराए, जिनमें 10 और साधु पॉजिटिव पाए गए। आश्रम में साधुओं के कोरोना इन्फेक्टेड होने की जानकारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी काफी लेट मिली। जब साधु हॉस्पिटल में एडमिट हुए तब जाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आया, जिसके बाद मंदिर बंद कराया गया, भक्तों की आवाजाही रोक दी गई। मंदिर में रहने वाले सभी साधुओं को क्वारंटीन किया गया। मंदिर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करके सैनिटाइजेशन का काम शुरू हुआ। इसी बीच मुक्त जीवन स्वामीनारायण सेवाश्रम का यह वीडियो सामने आया। संस्थान के जो प्रमुख हैं आचार्य पीपी स्वामी, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हैं और इस वक्त अहमदाबाद के सिम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और उसी के साथ एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ जिसमें दिखाया गया कि जो आचार्य हैं संस्था के प्रमुख, वो अपने मुंह से प्रसाद बांट रहे हैं अपने शिष्यों को, जो शिष्य साधु हैं उनको, और जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा शुरू हुई कि आखिर ये प्रसाद बांटने की कौन सी पद्धति है, जब सोशल डिस्टेंसिंग को लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, जब पता है कि कांटेक्ट में आने से कोरोना का जो वायरस है वो जल्दी फैलता है। इसके बाद अब मंदिर की तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये वीडियो पुराना है और इसका साधुओं के कोरोना पॉजिटिव होने से कोई ताल्लुक नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय की मणिनगर गादी का कहना है कि जैसे ही मंदिर में कोरोना का पहला केस आया, एहतियाती कदम उठाए गए। आश्रम ने खुद ही साधुओं को क्वारंटीन कराया, सैनिटाइजेशन कराया गया था। स्वामी जी का वीडियो पुराना है, इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है वो प्रसाद के बाद में, वो वीडियो तो पुराना है। और अभी हमारा मंदिर एएमसी ने माइक्रो जोन में ऐड किया है, तो हमारा जो साधु महात्मा यहाँ पर रहता है वो सभी को हमने बाहरगाम भेज दिया है, कड़ी भेज दिया है, बड़ोदरा भेज दिया है, करोल भेज दिया है। वो जो प्रसाद का वीडियो है उसके के ये है कि कोरोना के बाद में कुछ लेता है, लेना देना नहीं है। स्वामी जी अपने शिष्यों को कैसे प्रसाद दें, शिष्य उनका जूठा लड्डू खाएं, ये उनकी अपनी निजी आस्था और परंपरा का मामला है। लेकिन 28 मई को अहमदाबाद में कोरोना के सैकड़ों मरीज थे, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी थी। सरकार और प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे थे, अपील की जा रही थी। इसके बाद भी अगर ऐसा कार्यक्रम हुआ, उसमें इस तरह से स्वामी जी ने प्रसाद बांटा, तो छोटी लापरवाही नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय कोई एक एंटिटी नहीं है, ये कई हिस्सों में बंटा है। इसके कई सेक्ट हैं, हर सेक्ट को चलाने वाले अलग अलग हैं, अलग अलग मंदिर हैं, हर पर एक अलग साधु का कब्जा है। लेकिन हर जगह हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान तो रखा जाता है। ज्यादातर जगहों पर स्वामीनारायण को मानने वाले साधु जन कल्याण के काम में भी लगते हैं। लेकिन पीपी स्वामी खुद एक सेक्ट के हेड है और वो जिस तरह से अपने शिष्यों को प्रसाद बांटते हैं, उससे कोरोना फैलने का खतरा तो था। जब सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही थी, तो संप्रदाय के मुखिया होने के नाते पीपी स्वामी को भी इसका खास ध्यान रखना चाहिए था। जब मंदिर में पूजा अर्चना बंद है, मस्जिदों में नमाज बंद है, तो पीपी स्वामी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी टाला जा सकता था।
अब अगर इस वीडियो के आधार पर लोग ये कहें कि इस फंक्शन के कारण ही साधुओं को कोरोना हुआ, पीपी स्वामी ने प्रसाद में कोरोना वायरस बांट दिया, तो गलत क्या है? अब उनके शिष्य सफाई दे रहे हैं, लेकिन यह सही है कि स्वामी से गलती तो हुई और संप्रदाय का चीफ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसका ख्याल उन्हें रखना चाहिए था। एक गलती से पुराने अच्छे काम दब जाते हैं, सबका नाम खराब होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। खासतौर पर कोरोना काल में कोई इन्फेक्शन फैलाए तो सवाल तो उठते हैं, आस्था पर चोट तो पहुंचती है। संकट के समय में लोग साधु संतों से अपेक्षा रखते हैं कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और ऐसी लापरवाही बड़ी है। इसी तरह की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी जान लगानी पड़ रही है। 1 लाख लोग घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, हजारों टीम्स बनी हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। 40% आबादी है, लेकिन कोरोना के केसेस की संख्या 4% भी नहीं है। देश भर में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मरीज हैं और यूपी में मरीजों की संख्या भी 25,000 से कम है। इसीलिए देश भर में यूपी मॉडल को स्टडी किया जा रहा है, इसे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब अचानक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में कोरोना के केसेस बढ़े हैं और हालात बिगड़े इससे पहले योगी आदित्यनाथ एक्शन के मोड में आ गए। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में कोरोना को काबू में करने के लिए योगी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैदान में उतार दिया है। 7,500 टीमें लगाई गई हैं जो घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं। यूपी के 6 जिलों में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत। इन जिलों में दिल्ली का असर दिख रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब इन जिलों में कोरोना को काबू करने की कवायद शुरू कर दी है। मेरठ मंडल में अब 7,500 मेडिकल टीम्स घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं। यह मुहिम पूरे वेस्टर्न यूपी में चलेगी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट कराएगी। वेस्ट यूपी में आज से 12 जुलाई तक ये मुहिम चलेगी, जबकि यूपी के बचे हुए दूसरे इलाकों में 5 जुलाई से 15 जुलाई तक ये कैंपेन चलेगा। एंटीजन टेस्टिंग हमने जो आईसीएमआर से हमारा प्रमाणित है और उन्हीं के निर्देश अनुसार पर हमने करीब 80,000 टेस्ट हम मंगा लिए और करीब 25,000 टेस्ट आईसीएमआर ने दिया है। सब मिला के इन 4-5 जनपदों में इनका आज से जो घर घर हम लोग करने जा रहे हैं, एंटीजन टेस्टिंग हमारा 30 मिनट के अंदर उसका पॉजिटिविटी आ जाता है। मेरठ मंडल में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर के साथ घर घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग कर रही है। ये काम तय वक्त में पूरा हो, कोई घर छूटे ना, इसके लिए सारे रिसोर्सेज लगा दिए गए हैं। 1 लाख लोग लगे हैं। मेरठ मंडल में कुल 3,891 टीमें बनाई गई हैं। इनकी निगरानी के लिए 7,485 सर्विलांस टीमें भी बनाई गई हैं। यही नहीं, मेरठ मंडल के इन 6 जिलों में एंटीजन टेस्ट के लिए 50,000 एक्स्ट्रा किट खरीदी गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिए हैं कि सभी लोगों का टेस्ट कर कोरोना पॉजिटिव लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। आज से 12 तारीख तक घर घर जाकर कोविड-19 के सर्वे होगा और इस सर्वे में हर घर में ये पूछा जाएगा कि उस घर में कोई सांस फूलने का, बुखार का या खांसी का मरीज तो नहीं है। और जो इस तरह के सिम्टोमेटिक मिलेंगे उनके फिर हम लैब टेस्टिंग कराएंगे। लैब टेस्टिंग कराने से ही एक तरफ से जो सबका अभियान चल जाएगा, तो जितने पेशेंट पॉजिटिव मिलेंगे उनको हम आइसोलेशन में एडमिट कराएंगे। ये टीमें स्क्रीनिंग करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि बार बार घरों के दरवाजों को न छुएं, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। अगर बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। वैसे सर्वे टीम का कहना है कि लोग अभी कोरोना को लेकर डरे हुए हैं, पूरी जानकारी देने से डर रहे हैं। अब तो हमें परेशानी, यही सबसे परेशानी आ रही है कि लोग इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे पा रहे ठीक से, वो डर रहे हैं इस चीज से, क्योंकि इतनी ये बीमारी ऐसी हो गई है कि इससे लोग घबराने लगे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देने से भी डरने लगे हैं लोग बात।
यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना पेशेंट्स के लिए 1,51,000 डेडिकेटेड कोविड बेड तैयार किए गए हैं। यानी कई राज्यों की तरह यूपी में कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड्स की कोई कमी नहीं है। यूपी में फिलहाल रोजाना 26,000 टेस्ट हो रहे हैं, जिसे 30,000 टेस्ट डेली तक ले जाने का प्लान है। अगर आबादी के लिहाज से देखेंगे तो यूपी दुनिया के 10 बड़े देशों में होता। आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या 25,000 से कम। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 750 से कम। यह कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और कोरोना के केसेस 28 लाख। मरने वालों की संख्या 1,30,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील की आबादी 20 करोड़ है, यानी यूपी से कम, और कोरोना के मरीजों की संख्या 10,40,000 है। 61,000 लोग की मौत हो चुकी है। इन फिगर्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कितना बड़ा काम किया है। और यह हालत तब है जब 40 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से वापस यूपी आए। यूपी में योगी कोरोना को इसलिए काबू में रख पाए क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाई। अब भी वही कर रहे हैं। जिस जिलों में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, अब उस जिलों पर पूरा फोकस है। अब यूपी में घर घर जाकर जांच होगी, जिससे मरीजों की पहचान जल्दी हो सके, उनका इलाज जल्दी शुरू हो जाए और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। पिछले 3-4 महीनों में योगी ने जिस तरह कोरोना के संकट का मुकाबला किया, वो काबिल तारीफ है। आज तारीफ करने लायक एक अच्छी तस्वीर श्रीनगर से आई। कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई में और ज्यादा रुकावट ना हो, वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए एक इंजीनियर खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए बच्चों को पढ़ा रहा है। ये अच्छी तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। कोरोना के चक्कर में पूरे देश में स्कूल बंद हैं। श्रीनगर में भी बच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक इंजीनियर मुनीर आलम आगे आए। उन्होंने मैदान में गणित की क्लास लगानी शुरू कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो रही है। अब बच्चों को न तो कोरोना का डर है, न एग्जाम में कम नंबर आने का। इस टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? क्या टर्म है? नेगेटिव मार्क्स क्यों? पूरे देश में कोरोना के कारण स्कूल बंद है, लेकिन श्रीनगर में बच्चों की क्लास चल रही है और ये मुमकिन हुआ एक इंजीनियर की पहल से। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए श्रीनगर में मुनीर आलम नाम के इंजीनियर ने पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बच्चों की क्लास लेना शुरू कर दिया। तो इस टर्म का मिनिमम वैल्यू उनकी मेहनत रंग लाई और आज 11वीं और 12वीं क्लास के 40 छात्र यहां पढ़ने आते हैं। आपके माध्यम से पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहता हूं कि नंबर 1 पे आप एजुकेशन का बजट रखिए। आपका इंफ्रा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई पैंडेमिक, कोई वार, कोई इमरजेंसी आपके एजुकेशन को सफर ना करे। इतना आप स्ट्रांग। इस वजह से छोटा मोटा मेरा टूटा फूटा जो मेरी टूटी फूटी कोशिश है, इस मैसेज को कैरी करेगी। हालांकि देश के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर में भी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, लेकिन यहां अभी सिर्फ 2G सर्विस की मंजूरी है। इसी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए इस ओपन क्लास से बच्चे भी खुश हैं। अगर हम देखें कि जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम था अभी तक, वो कंपेयर नहीं कर सकते हम इस ऑफलाइन के साथ, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तब वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। एज कम्पेयर टू ऑन दिस ऑफलाइन क्लास इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज जो एक एटमॉस्फेयर बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इंटरेक्ट बहुत ही अच्छे से करते हैं, जो ऑनलाइन क्लास पे हम नहीं कर सकते इतने अच्छे से। NIT श्रीनगर के पास मुनीर पिछले 2 दशक से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई ही बच्चों को मुख्य धारा में ला सकती है। पढ़ाई न हो तो बच्चे डिप्रेशन की वजह से गलत राह पर जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ये छोटी सी कोशिश की है, जिसे अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों का साथ मिल रहा है। देश के बाकी हिस्सों में तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन कश्मीर के बच्चों को यह सहूलियत नहीं मिली क्योंकि कश्मीर में 2G सर्विस है। इसके कारण इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती है। इसलिए अगर एक व्यक्ति ने बच्चों की चिंता की, कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए मैदान में दूर दूर बैठाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो इस छोटी कोशिश की तारीफ तो होनी चाहिए। अब
एक और बड़ी खबर हमारे पास में है। पंकज भार्गव आपको बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी।